वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और आज 41वें मैच में न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम आमने सामने होंगे। अगर पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन की बात की जाए तो दोनों की पोजीशंस की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो है ना वो 8 पॉइंट्स के साथ चौथी और श्रीलंका 4 पॉइंट्स के साथ 9th पोजीशन पर मौजूद है और दोनों टीम्स अब तक 8 मैचेस खेल चुकी हैं। बिल्कुल हिना, इसमें इंटरेस्टिंग अभी भी ये पार्ट यही है जिस तरह कल के मैच की भी हमने बात की थी कि दोनों टीमें हंट में थी, किसी ना तरह हम टॉप 8 में आए और आज जो है न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि हम आज का मैच जीत के सेमीफाइनल की क्वालिफिकेशन के लिए जाएं और श्रीलंका की भी पूरी अटमोस्ट कोशिश होगी कि हम वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन और चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन के लिए जाएं। बट देयर आर लॉट ऑफ एरियाज टू इम्प्रूव फॉर द श्रीलंका। उन्होंने बहुत मिस्टेक की हैं, काफ़ी उनके ब्लंडर उनकी तरफ से देखने को आए हैं, कभी 50 पे आउट होते हैं, कभी 55 पे होते हैं। तो ये आई थिंक बहुत सी रेक्टिफिकेशन, बहुत सी उन्हें एरियाज ऐसे हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अगर हेड टू हेड भी देखें तो दोनों टीमें 101 दफ़ा एक दूसरे के अगेंस्ट खेली हैं और 51 टाइम न्यूजीलैंड ने मैचेस जीते और 41 टाइम श्रीलंका विक्टोरियस रहा। और लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर बात की जाए तो 11 दफ़ा खेले हैं, 5 दफ़ा न्यूजीलैंड जीता और 6 दफ़ा जो है विक्ट्री श्रीलंका ने अपने नाम की। तो वर्ल्ड कप में स्टैट्स इनके बेहतर है और आज का मैच उन दोनों टीम के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये किसी तरह चाहेंगे कि श्रीलंका जीते। या जो अभी तक की न्यूज़ तो यही है कि वेदर की फोरकास्ट इस तरह का है कि रेन की प्रेडिक्शन है और पिछले 4-5 दिन से उधर बारिशें हो रही हैं। अल्लाह करे कि आज बेंगलुरु में बारिश होती रहे, हमारे लिए एटलीस्ट वो रहमत का बायस बने। और अपने पैनलिस्ट की तरफ भी बढ़ते हैं और हमें दोनों 92 के लेजेंड ज्वाइन कर चुके हैं। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे लेजेंड सुपरस्टार राकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है। और सुबह आपकी कैसी हुई? आगाज सुबह का बेहतर था? आज तो संडे वाली फीलिंग आ रही थी। तो आज ऑफिस आते हुए भी बिल्कुल जो है ना वो संडे वाली फील आ रही थी, रोड्स भी उस तरह से खाली थे। 3-4 दिन लॉकडाउन है तो मुझे तो कह रही थी बेगम तो लॉकडाउन में तुम कैसे जाओगे? हमारे लिए तो वर्ल्ड कप तक नो छुट्टी ना किसी तरह की भी। ऐसे ही चले, मेरा ख्याल है ना आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात डिस्कशन कल के मैच के हवाले से करना चाहेंगे। रमीज भाई आपकी तरफ बढ़ते हैं। कल के मैच के हवाले से बात करें तो ओबियसली जो मोमेंटम था वो तो शुरू से हमने देखा कि टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड ने अपने पास रखा, बट एक अपॉर्चुनिटी आई जब 192 पे 6 आउट कर दिए थे इंग्लैंड ने, सॉरी नेदरलैंड ने, तो उसमें स्क्वीज करना चाहिए था, उन्हें कहीं ना कहीं फिनिश करना चाहिए था। ये क्या एरियाज या ऐसी मिस्टेक आपको लगता है कि ये जो सेकंड टीयर की टीमें है, जो हल्की टीमें जो बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को मिस कर देती हैं और हमने देखा कि 339 तक टोटल लग गया। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस? देखिए, जो ऐसी टीम्स होती हैं नेदरलैंड्स की तरह की, एक दो सब कॉन्टिनेंट टीम्स भी ऐसी हो गई हैं, वो पूरे 100 ओवर्स अच्छा खेलना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप बिट्स एंड पीसेस में अच्छा खेलें। सो नेदरलैंड्स जो है वो एक डिपार्टमेंट अच्छी करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी डिपार्टमेंट में एक्सपोज हो जाते हैं। सो पार्टनरशिप जैसे ही लगी और बेन स्टोक्स का कैच नहीं छोड़ना चाहिए था, वोक्स और बेन स्टोक्स ने ये मुकाबला उनकी रीत से दूर कर दिया। सो अभी ये लर्निंग कर्व है उनका मैसिव। देखिए, वर्ल्ड कप में ऑलरेडी एक तरह से जाइंट किलिंग वो कर चुके हैं, साउथ अफ्रीका को हरा चुके हैं, उसके बाद बांग्लादेश को हराया है। सो अपना नाम और प्रेजेंस जो है वो उन्होंने ठीक ठाक मनवाई है वर्ल्ड कप की स्टेज के ऊपर, और आगे चल के इनको जितनी सीरीज मिलेंगी, चाहे बायलैटरल हो या ऐसे स्टेज के ऊपर, तो ये इनमें इंप्रूवमेंट आएगी, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक इनके 6 या 7 जो प्लेयर्स हैं वो काउंटी खेलते हैं। तो इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर तो टैलेंट है, बट कलेक्टिवली अभी वही है जैसे कि अफगानिस्तान पहले था, थोड़े से टिमिड थे, शाय थे। टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, गेम को समझने की और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अभी तो प्रोसेस जैसे होता है ना कि आपको एक स्पून फीड करके चीजें बता दी जाती है, क्योंकि आपको पता है एक लिमिटेड टैलेंट है, इससे बाहर गए तो और मार पड़ जाएगी। सो उससे जब ये बाहर निकलेंगे और फिर आएंगे और अपने इंडिविजुअल गेम अवेयरनेस डेवलप करेंगे और टैलेंट के थ्रू जो दूसरी टीम्स को जो इम्प्रेस करेंगे या हरा सकेंगे, तब नेदरलैंड्स वाकई टीम बन जाएगी। मेरे ख्याल में अगले 3-4 साल में ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रमीज सर। हर टीम में कुछ इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं और जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो वो अपने कुछ प्लेयर्स पर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, जैसे कि बेन स्टोक हो गए, जो रूट हो गए, या फिर उनके जो कैप्टन है बटलर, उन पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। हमने देखा कि बेन स्टोक ने तो फिर भी कल सेंचुरी बनाई,
लेकिन बाकी दोनों की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत बुरी रही। आप ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए, ये दो तरह से आप जो फॉर्म है ना वो आप वापस ला सकते हैं। या तो आप रोक के ला सकते हैं या आप हिट आउट करके ला सकते हैं। हिटिंग आउट ऑफ ट्रबल एक टर्म यूज होती है बैटिंग में। सो इन्होंने दोनों आजमाए हैं, इनके जो आउट ऑफ टच प्लेयर्स हैं। मगर वही बात है कि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस में जहां गेंद ऊपर नीचे भी रहता है और तगड़ी ऑपोजिशंस होती हैं, इसलिए सब तैयारी से आती हैं। तो एक तो इसकी वजह से भी इन्होंने मार खाई है। कंडीशंस जो है वो सही तरह से इन्होंने रीड नहीं की, जज नहीं की, अप्लाई नहीं किया। और दूसरा यही है जैसे कि मोइन अली और दूसरों ने बात की है कि ओवर द हिल हो गए हैं हम। एक्सेप्टेंस है एक चीज के ऊपर, इसलिए कि जब आप 6 मैच हारेंगे तो लोग सवाल तीखे करेंगे और उसके अगर आप ऑनेस्ट जवाब देने में आपका मकसद है तो इसका मतलब यही है कि आगे इम्प्रूवमेंट भी आपकी हो सकती है। क्योंकि पहले तो मानना है ना आपने कि क्या चीज गलत की है आपने। जब आपका ज़हन ही नहीं मानेगा कि आपने कोई चीज गलत की है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? सो ये इस तरह की एक्सेप्टेंस से ये इनकी क्रिकेट जो है ये आगे जाती है। मैं हमेशा समझता हूँ कि जो फर्क है एशियन ब्लॉक में और वेस्टर्न ब्लॉक में वो यही है कि ये डिफीट को भी एक्सेप्ट करते हैं और उसका कुछ तोड़ ढूंढने की कोशिश करते हैं और जीतने के बाद फिर इनमें कंसिस्टेंसी और एक खास लेवल पे खेलना शुरू कर देते हैं कि नंबर 1 सिर्फ रैंक टीम ही नहीं बनते हैं बट नंबर 1 ग्रेट रैंक टीम बनते हैं। तो इंग्लैंड को भी अब एक चेंज ऑफ डायरेक्शन की जरूरत है इस वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि पता चला है कि सर्टन पैचेस में अच्छा खेलते हैं, यानी कि सर्टन कंडीशंस में, और सर्टन में इनको मार पड़ती है इस टीम को। हालांकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, शायद पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को सरप्राइज करते हैं क्योंकि ऑन द डे प्लेयर फॉर प्लेयर ये हर टीम को मैच करते हैं टैलेंट के हिसाब से। बट वही बात है कि आपको कलेक्टिवली 100 ओवर अच्छे खेलने और जब कप्तान आउट ऑफ फॉर्म होगा तो उससे प्रेशर पड़ जाता है पूरी टीम पे। और बटलर का ये बहुत ही एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड कप। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अकबर भाई, आपकी तरफ भी आएंगे। इंग्लैंड के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, ये जो प्रॉब्लम इनका एकदम से आना शुरू हुआ, 2 टाइटल जीते, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, ODI भी जीता और डोमिनेट किया इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर 4-5 साल, सडन से एकदम आपके ख्याल में क्या हो गया है? ये इनके मेन प्लेयर जो रूट का, बेन स्टोक का या बाकी जो प्लेयर थे किसी का भी फॉर्म में नहीं नजर है, बट ज्यादा रिलाई इन 2 प्लेयर पे कर रहे थे, या तीसरा बटलर भी कह सकते हैं जो एंड में आके फिनिश का रोल प्ले करता है, और बाकी जब बॉलर्स देखे तो वो भी तमाम आउट ऑफ परफॉर्मेंस नजर आए। क्या बेसिक फैक्टर लगता है और आपको क्या लगता है इधर से अब आगे जाने का क्या इनके पास मेथड है? देखिए, इन्होंने बहुत देर कर दी, कोई बंदा डिफरेंट ट्राई करता है। बटलर को जिस तरह से वो ओपन पहले कर चुके हैं, सीधी पिचेस हैं, 10 ओवर का फ़ायदा। अगर डेविड मलान को नीचे लेकर आते, 3 पे ले आते, वो तो 4 पे भी खेल लेते हैं जी। ऊपर जाते, ऊपर से कोई पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, कोई अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। क्योंकि इनकी जो अगर प्लेयर्स टू प्लेयर देखें तो बेयरस्टो इज ज़बरदस्त प्लेयर है। डेविड मलान जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर है, रूट है। कमी तो किसी चीज़ की, हैरी ब्रुक मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में अगर कोई बैट्समैन मर्ज हुआ है तो ही इज़ वन ऑफ देम। एक्सपेरिमेंट कुछ ही नहीं किया, वेट ही करते रहे कि अभी चीज़ें ठीक हो जाएं, अभी चीज़ें ठीक हो जाएं। टाइम्स आपने कुछ पॉजिटिविटी टीम में लाने के लिए कप्तान खुद जाके ओपन करता, ओपन में जाके आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, जैसे सारी टीम जो है वो फिर T20 में भी बड़ा रेगुलर ओपन कर रहे हैं। तो ये इन्होंने गलती कर दी, स्टैटिक रहे, कुछ नहीं किया, और ये बहुत जल्दी ना उस मूड में चले गए कि बस अब टाइम पूरा करो। और अब थोड़ा सा वो हिले हैं, जागे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफीज अगर बाहर हो गए, अगर कहीं क्वालिफिकेशन में जाना पड़ गया तो बड़ी बेइज्जती का काम है। इंग्लैंड जैसी जो एक 4 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन है, अब आप बॉटम पे हैं जी। तो ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना उनके क्रिकेट बोर्ड, ना फैंस को, ना ये अफोर्ड ही कर सकता ICC भी जी। कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपका एक चैंपियन है, दूसरे में वो बॉटम पे है। एग्जैक्टली। तो अच्छा, तो आप और इसी तरह जैसे सॉरी वो कह भी रहे हैं जैसे कि हम ये बयान भी देना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, इट्स नॉट राइट। हाँ कि Exactly. ओल्ड हो गए अब हैं वो जी, जो old लोग players मैच हैं। इनका देखना चाहेंगे या जो फैंस हैं वो कितने वो डिसअपॉइंटेड क्या सोचेंगे कि अच्छा अब इनके पास तो वो खुद ही हार मान गए हैं। क्रिकेट या स्पोर्ट्स का चाहे एक मैच है, चाहे आपका आखिरी मैच है, बिल्कुल आप वो भी अपनी प्राइड के लिए खेलते खेलते हैं। हैं, वो भी आप एक होप
खुद भी रखते हैं और अपने फैंस को भी देते हैं कि हम आज एक आपको बेहतरीन क्रिकेट मैच आपको देखने को मिलेगा और हम अपनी पूरी स्किल्स जो है वो आपको दिखाएंगे देंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई थिंक लास्ट बॉल तक लड़ना और ये सारी क्वालिटीज का होना प्लेयर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इसका ये एंगल भी ले रहे हैं कि जी बड़ी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक तरफ जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, तो वो तो आखिरी दम तक लड़ने की बात है। आकिब सर, आप क्या समझते हैं कि यंग ब्लड की अब जरूरत है? क्या कोई चेंजेस आप देख रहे हैं इनकी टीम में? देखिए, इसमें इनमें उस तरह के 40-40 साल वाले नहीं है। अभी भी इनकी जो एज है ये अभी फर्दर जा सकते हैं, खेल सकते हैं जी। अब वो हुआ ये है कि वो एक सिचुएशन में आके फंस गए और एक दूसरे को देख रहे हैं कि हु विल रिस्पॉन्ड। उसमें जो कप्तान है, मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो इंस्पायर्ड नहीं कर पाया। जब आपकी टीम फंसती है तो जो कप्तान है उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करनी पड़ती है। अगर रोहित शर्मा की हम बात करते हैं तो वो शुरू करता है, पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है जी, तो फिर जो सारी टीम का माहौल है वो बदल जाता है। वो तो उधर ही स्टैटिक, कप्तान का काम है ना। अगर ये 2-3 मैचेस में अगर चीजें खराब हो रही थी तो जहां हम कह रहे थे कि अगर फखर को ये पहले ले आते तो पाकिस्तान की बारिशें, दुआएं, बददुआओं तक नौबत ही ना आती। exactly. तो इसी तरह ये भी, इन्होंने भी लेट अभी कोशिश कोई भी नहीं की। वो उन्होंने वो लिख के लाए हुए हैं कि ये बैटिंग ऑर्डर है और इसी तरह से हम चलेंगे, क्योंकि इनकी अगर ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है, तो आप इसमें फिर क्या करते हैं कि आप एक चीज के ऊपर पहले फोकस करते हैं कि ऐसी फिर क्रिकेट खेलो। अगर बॉलिंग हमारी उस तरह की चॉइसेस नहीं है, हमारे पास आर्चर नहीं है, हमारे पास इस तरह के बॉलर्स इस टीम में नहीं है कि जो एक प्रेशर क्रिएट कर पाए, देन आप बैटिंग के ऊपर फोकस करो। कप्तान ऊपर जाता, ऊपर से रन्स बनते, कॉन्फिडेंस आता, तो एक चीज के ऊपर आप तो फिर डोमिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही अब बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये एक दफा आपका वर्ल्ड चैंपियन होना और फिर दोबारा आपका परफॉर्म ना करना। रमीज भाई, आपकी तरफ भी यही जानना चाहेंगे, ये जिस तरह मोइन अली ने कहा या उनके कैप्टन बटलर ने कहा कि वी आर रेजिंग स्टार और अब हम फेड आउट होते चले जा रहे हैं, तो हमें यंग ब्लड की तरफ जाना है। कई लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन दिया उन्होंने, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। आपकी नज़र में क्या वे आउट क्या है? पूरी टीम चेंज होनी चाहिए, कुछ प्लेयर को चेंज होना चाहिए? जो रूट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बेन स्टोक के ऊपर भी आ रहा है कि रिटायरमेंट ले ली थी फिर दोबारा वापस आए। आप इस तरह के सारे सिनेरियो कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सारे ही कर सकते हैं, इसलिए कि इनकी एक तो एजेस भी होगी, एजिंग स्टार्स भी हैं, कुछ कईयों का इंटरेस्ट भी नहीं है। देखिए ना, ओपनली बेन स्टोक्स ने ये माना हुआ है कि ओडीआई के लिए आपको खास एक तरह से आपका एटीट्यूड और पैशन जो है ना उसको डेवलप करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्टिव अब फॉर्मेट रहा नहीं है। T20 है, टेस्ट क्रिकेट है, और इनको तो रिटायरमेंट से वापस लेके आए थे, तो चेंजेस तो आएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हैरी ब्रुक के इर्द गिर्द ये सोच रहे हैं कि न्यूक्लियस एक नया फॉर्म किया जाए, और मैं तो यही समझता हूँ कि किसी भी टीम को ओडीआई में आगे बढ़ना है तो उसको T20 की मेंटेलिटी से अब खेलना है, बिकॉज वो गिवन है अब कि आपको रन्स करने हैं, कंडीशंस बहुत अच्छी हो गई हैं बैटिंग के लिए, और आपको चांसेस लेने हैं और आपको डल पीरियड अवॉइड करने हैं, क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। तो इसकी जो एक तरह से एग्रेशन या एग्रेसिव टोन है वो 1 से लेके 50 ओवर तक सेट करनी है। 400 देखे ना न्यूजीलैंड करके मैच हार गया पाकिस्तान से, तो हालात तो ये हो गए अब, तो आपको इसी तरह से बिल्कुल। अच्छा रमीज सर, आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का भी मैच है, और आप क्या समझते हैं टीम्स को किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए? फिर जब हम वेदर की बात करते हैं तो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं जाके बारिश की भी है। देखिए, वेदर फोरकास्ट तो 19-20 है, मगर पैचेस में रेन है, ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट रेन होगी। सो मैच तो होगा, कम ओवर्स होंगे, मगर मैच होगा जरूर। देखिए, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। श्रीलंका के पास मधुशंकन है, मधुशंका ही है नाम शायद उनका जी, और वो क्या करते हैं कि नए बॉल पे पावर प्ले में आउट करते हैं, उसके बाद डिफरेंट फेजेस में आके उनकी लाइन और लेंथ बदलती है, और राउंड द विकेट, ओवर द विकेट अपनी लेंथ भी बदलते हैं। सो वो एक थ्रेट हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए।
न्यूजीलैंड की जो ग्रेटनेस चल रही है, मिडिल ओवर्स में सबसे ज्यादा एग्रेसिव इस टूर्नामेंट में इन्होंने बैटिंग की है, और उसकी खास वजह यह है कि इनको स्पिन खेलने की जो अहलियत है उसके बेस के ऊपर इनका जो स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में वो सबसे बेहतरीन है सारी टीम्स को सामने रखते हुए। उसके अलावा जो इनका एक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। इनके पास मारने वाले प्लेयर्स हैं, मैच हारे हैं ये देखें, थोड़े से डरे तो जरूर होंगे क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव ये मैच हारे हैं, और फिर पाकिस्तानी जो है वो मसल्ला बिछाया होगा इन्होंने, उससे भी फर्क पड़ेगा आई थिंक इनकी परफॉर्मेंस को। बट एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, श्रीलंका भी कोई अच्छी मेंटल स्टेट में नहीं है। शायद वो एंजेलो मैथ्यूज के टाइम आउट के बाद वो कोशिश करेंगे कि उस पॉइंट के इर्द गिर्द रैली राउंड करे, और फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी की भी एक कहानी बन रही है क्वालिफिकेशन की, और फिर अपनी साख के लिए खेलना है, दुनिया को बताना है, फैंस को बताना है कि हम अच्छी टीम है। वो सारे एक तरह से आपके हडल में पॉइंट्स हैं जिससे कि शायद अपने आप को ये रिवाइटलाइज और रीबूट कर सके पैशन को श्रीलंका। बिल्कुल जी। आके भाई आपसे भी ये जानना चाहेंगे, इससे पहले मैं एक सिर्फ पॉइंट आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा नीदरलैंड के हवाले से भी। एक ऐसी टीम जो पिछले 8-10 साल से क्रिकेट खेली थी बट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के अंदर खेलते हैं, बड़ा शानदार परफॉर्म करती हैं, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे को बाहर करके ये आते हैं, तो बहुत पॉजिटिव थे इसके इनके पास इस वर्ल्ड कप से पहले, एंड दे प्लेड वंडरफुल क्रिकेट एज वेल। हमने देखा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया, तो काफ़ी सक्सेस इनको मिली भी। अब आप क्या देखते हैं कि इनका आगे फर्दर फ्यूचर में, अब लास्ट मैच तो इनका बहुत मुश्किल है इंडिया के खिलाफ, बट कितना पॉजिटिव होंगे एज ए टीम, एज ए यूनिट ये लोग? देखिए, ये जो एसोसिएट मेंटेलिटी है, ये इसमें मैं भी 5 साल यूएई में रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ड्रीम रन क्या होता है एज एसोसिएट क्रिकेट। वो कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन इज जस्ट लाइक विनिंग एन इवेंट। तो अच्छा, तो वो हमने सारे किए, लेकिन उसके बाद जब अंडर 19 भी हो गया, T20 भी हो गया, 2015 वाला वर्ल्ड कप भी हो गया, एशिया कप भी हो गया, ओडीआई स्टेटस भी मिल गया, तो मैंने कहा अब क्या है? तो अब कहते हैं अब हम तो नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमारे इतने, अब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ सोचें, इसको प्लेयर्स को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर आए, जहां से मेरा इंटरेस्ट भी फिर ऑलमोस्ट खत्म हुआ। और ये अब आप देखें कि आयरलैंड के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, इतनी मेहनत हुई, उनको टेस्ट स्टेटस भी दिलाया, मिला, वो किधर खड़े हैं आज? वो नमीबिया के लेवल पे खड़े हैं। 2003 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली और उसके बाद जो आईसीसी की जो फंडिंग है या जो आईसीसी की जो प्लानिंग है, ये ऐसी ही चल रही है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। And you're right back after the break. You're watching World Cup game उठा दो। आकिब सर, अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो उन्होंने टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा है, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग डेप्थ है और विलियमसन का फॉर्म में आना और जिस तरह की पिच है, आई थिंक कि उन्होंने यही कहा कि पहले जितने करने कर लो और फिर अकॉर्डिंगली वो अपने रन रेट की तरफ भी जाएंगे जी, और मेक श्योर करेंगे कि दोनों काम हो जाए। एक तो पॉइंट्स आपको मिल जाए, दूसरा सेकंड बैटिंग में बारिश आती है, कुछ होता है, तो आपके पास चॉइस है कि आप कितनी जल्दी रन्स कर सकते हैं और इतना रन रेट दूर ले जाओ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास चांस ही न रहे। तो अच्छा डिसीजन है। और जिस तरह लास्ट उनके साथ हुई भी है जी, उनके साथ दो चीजें गलत हुई हैं। एक, उनका साउथ अफ्रीका को टॉस जीत के बैटिंग करा देना, और दूसरा जो उस दिन हुआ है 400 के ऊपर जो फखर ने उनके साथ कर दिया, वो तो भूलेंगे नहीं। मैक्सवेल की बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो 200 रन्स में 11 छक्के मार के जो काम फखर ने किया है, जी जी जी, ये भी हमने पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये उनके साथ उस दिन हुआ है। उस दिन उन्होंने लेसन लर्न किया है कि ओहो, ये तो 400 करके भी अब बारिश आपको हरा सकती है। बिल्कुल। तो लेट्स
वेट फॉर द सेकंड टाइम के Let's जो wait for भी बारिश। सिचुएशन होगी उस हिसाब से आप पॉइंट्स भी लो और अपना रन रेट भी मजीद बेहतर करो। बेहतर और दिन कर हमने लो। देखा कि बाबर ने भी टॉस जीत के चेस का फैसला किया। लो कि हमने इस पे काफी बात की थी कि शायद पहले बैटिंग करना चाहिए थे, और उन्होंने मेरा ख्याल है जब 400 लगा दिया था तो वो जितने हैप्पी थे, स्टैटिक थे, उनको लगता था कि हम मैच जीत चुके हैं। वो तो फखर की एक ऐसी ब्रिलियंस आ गई, और प्लस वो फिर बारिश ने भी देखिए, हमारा कोई भी somehow आप साथ टॉस दिया। जीतते हैं और किसी को फील्डिंग कराते हैं और वो 400 कर देती है तो कभी भी डिसीजन अच्छा नहीं होगा। और बारिश जो है वो आपने देखना ये है कि आप किस टीम को बैटिंग दे रहे हैं। श्रीलंका को बैटिंग दे देना कोई बड़ी बात नहीं है, जी लेकिन साउथ अफ्रीका को बैटिंग दे देना बहुत बड़ी बात बड़ी बात है। सही, या न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग दे देना। बिल्कुल ऐसे ही है। रमीज भाई आपकी तरफ भी आएंगे। हमने देखा टॉस हो चुका है, और ये बताइए जिस तरह उस दिन हमने देखा कि पाकिस्तान ने भी चेस की तरफ गए और सेम 90% वही वेदर लग रहा है, फोरकास्ट यही है कि बारिश होगी। ऑब्वियसली अब ये सिचुएशन बड़ी कैटेगोरिकली हम देख रहे हैं कि सीरियस है दोनों टीम्स के लिए, खासतौर पे न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके ख्याल में ये किस तरह हैम्पर कर सकती है मैच को, और ऑब्वियसली चेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जरूर जानना चाहेंगे। मेरा ख्याल है देखें, इसके ऊपर मेरी जजमेंट जो है ना वो फेंस पे मैं बैठता हूँ हमेशा, इसलिए कि अगर मौसम अच्छा है, न्यूजीलैंड तो बैट आउट कर गया था पाकिस्तान को, देखे ना टॉस जीत के उनको खिला दिया तो 400 कर दिया उन्होंने। तो ये 400 पे 400 जो है ना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। 350 नहीं पाकिस्तान ने वहां पे किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो ये रिस्क आप उठाते हैं कि अगर ऑपोजिशन जो है वो हाथ से निकल गई तो फिर वो सीधा 450 टांग देगी, और उसके बाद चाहे बारिश हो, आपको टारगेट डकवर्थ लुइस का आपके सामने हो, वो फिर भी आपके लिए एक तरह से इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। सो इतना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं होगा। मैं अभी भी समझता हूं कि आप उस मोमेंट पे, और ये मेरी थ्योरी है इसके ऊपर, कि जो कंडीशंस आपको उस वक्त दिखाई दे रही है, सूरज निकला हुआ है, आपको लग रहा है कि बैटिंग कंडीशंस हैं, आप पैड करें और आप जाके स्कोर टांगे। बिल्कुल सही है। आकिब सर, अगर हम दोनों टीम्स में से इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात करें या फिर अहम खिलाड़ियों की बात करें तो आप क्या समझते हैं कौन से इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं? देखिए, अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और जो लास्ट उन्होंने मेंडिस भी इनके कैप्टन, मेंडिस अच्छे हैं, निसांका है, वो कंसिस्टेंट ऊपर से रन कर देता है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम ये करता 50 है। आपका लंबा जो टोटल है ना, टॉप 3 में से एक 100 करेगा तो आप 350 की तरफ जाएंगे जी। क्योंकि होता ही है कि आप जब 50 रन कर रहे होते हैं और आप आउट हो जाते हैं तो नया बैट्समैन अंदर आता है, वहां एक और विकेट गिरे, 2 विकेटें इकट्ठी गिरे तो आप स्लो डाउन होते ही होते हैं। तो इसलिए जो ऊपर से शुरू हो टॉप 3 में से एक का 100 करना बड़ा जरूरी है, फिर आपके रन जो है ना 350 प्लस बनते हैं। मधुशंका की बॉलिंग बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर है वर्ल्ड कप। यस, और बड़ी एग्रेसिव बॉलिंग है उनकी। अर्ली ऑन लेट स्विंग होता है राइट हैंड के लिए, और फिर वो जो बाउंसर्स करते हैं, एंगल्स करते हैं, इज अ ब्रेव बॉलर, ही डजंट केयर कि कितने रन मुझे पड़ रहे हैं, उसको रोल भी ये दिया हुआ है कि विकेट लो। टिक्साना जो है वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। उसकी वजह ये है कि जितने भी ये मिस्ट्री बॉलर्स होते हैं दे आर वेरी गुड इन 4 ओवर्स 20 ओवर, क्योंकि आपने उनको एयर में रीड किया या नहीं किया, 20 ओवर्स में आपने हिट मारनी ऐसे ही। और 10 ओवर जो है या 50 ओवर है, बैट्समैन जो मिस्ट्री बॉलर उनको वेट करते हैं। जब वो वेट करते हैं तो वो जो स्लॉग स्वीप और जो निकल के मार के हवा में कैच होता है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ऐसे ही। अब इसको वो क्या करते हैं कि 4 रन ओवर इसके ऊपर जाओ, वो फ्रस्ट्रेशन में फिर आपको बैट बॉल देते हैं। ऐसे ही। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि 50 ओवर की जो बॉलिंग है इट्स लाइक अ टेस्ट मैच, क्वालिटी, प्रॉपर स्किल, और आप ट्रैप करके आउट करते हैं। शुरू में आप अगर सीम नहीं आपका हो रहा और आपने सही एरिया में हिट नहीं किया, हम ये बात करते हैं, बहुत शोर मचा जी इंडियन जो बॉलर्स उनको बॉल दूसरी दी हुई है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हर बंदा जो है नया बॉल 8 जो वो किसी को नहीं आ सकता, हर एक को नहीं आ सकता जी। उसके स्पेशलिस्ट बॉलर्स होते हैं, वो ढूंढने, उनको खिलाना। और न्यूजीलैंड के पास सब कुछ है, उनके बॉलर्स में इतनी स्किल है कि वो नया बॉल भी करते हैं, मिडिल में भी उनको बॉलिंग आती है, थोड़ी सी डेथ बॉलिंग में वीक है, लेकिन व्हेन यू बॉलिंग फर्स्ट देन डेथ बॉलिंग का तो कोई हाँ वो मसला एक मुझे लगता है कि इश सूदी
की जगह पेसर दोबारा डालेंगे। वो बिल्कुल उन्होंने लास्ट टाइम जो वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए डाला था कि वो रीड नहीं करते, लेकिन फखर ने उनकी बारी नहीं आने दी जो रीड नहीं करते। जी ऐसे ही है। अच्छा थोड़ा अगर बात करें तो लास्ट इनका मैच था श्रीलंका का, वो तो सारा मैथ्यू का जो टाइम आउट डिसीजन था उसकी नज़र हो गया, और वो एक कंट्रोवर्सी ग्राउंड में रही, उसके बाहर भी रही, और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी रही। और उसके बाद भी मैथ्यू ने कहा कि ये कॉमन सेंस की बात थी, ये रैशनलिज्म की बात थी, ये लॉजिक की बात थी कि मेरा अगर स्ट्रैप अगर टूट गया है, और उसमें उन्होंने फर्दर कहा कि आप बात करते हैं बैट्समैन की सेफ्टी के लिहाज से, उसकी लाइफ के लिहाज से, तो ये कैसे है। तो फिर दूसरी तरफ जब उनके बाद शकीब आए तो शकीब ने कहा जी कि मेरे से अंपायर ने ज़रूर पूछा कि आप क्या अपील को वापस लेना चाह रहे, तो आई सेड नो बिकॉज दैट वाज लॉ। अब इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक तो ये कि लॉज फॉर द विजिलेंट नॉट फॉर इंडोलेंट, कि जागतों के लिए कानून है, सोए जो लोग हैं उनके लिए नहीं है। तो ये आप किस स्कूल ऑफ थॉट को आप इंडोर्स करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो बैट्समैन क्रीज तक पहुंचा ही नहीं तो फिर तो आप स्ट्रेट वे के रूल इम्प्लीमेंट होता है। और अगर वो प्लेयर आ गया है और अगर वो सोच भी नहीं रहा कि इस तरह का आउट कोई आज तक किसी ने लिया नहीं है, वो स्ट्रैप उसने बांधा है वो टूट गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो भाग के पहले गार्ड ले, और फिर नेचुरल एक एक्ट होता है किसी भी बैट्समैन का कि आप गए आपका गियर टूट सकता है, वो टूटा ऐसे ही। तो उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल के अपील करनी चाहिए, एथिकली नहीं करनी चाहिए। रूल तो फिर बहुत सारे रूल्स हैं, बिल्कुल आपको तो फिर कितने आउट होंगे। कई दफा जो बैट्समैन है वो बॉल पकड़ के पकड़ा देता है बॉलर को या किसी फील्डर को। तो आपने गेम, ये लोग देखने के लिए टीवी नहीं देखते ऐसे ही कि किसी ने रूल के चक्कर में किसी को आउट कर दिया। लोग ये देखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इसलिए टीवी पे लोग देखते हैं, उसको पसंद करते हैं कि अपनी स्किल दिखाओ, बिल्कुल अपनी स्किल से लोगों को इंस्पायर्ड करो, ना कि ये चोरी चकारी से। और स्पिरिट ऑफ गेम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो गेम की स्पिरिट है वो कहीं हैम्पर नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए था, आपको क्या जरूरत है। आप लोग आपको वर्ल्ड कप में देखना चाहते हैं दूसरी टीम को अपनी स्किल से हराते हुए, बिल्कुल, ना कि आपको दौड़ लगा बीच में तो आपने कहा बस मतलब कि उसने वो जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम थी, ऐसे थोड़ी है कि, और या ऐसी सिचुएशन हो कि टाइम वेस्ट करके, जैसे अब टेस्ट मैच में होते हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप, जैसे अंधेरा हो रहा है 2-3 ओवर बाकी हैं, हाँ जी। आप इस तरह का एक्ट कर रहे हैं तो फिर तो बनता है। फ्रॉम द नोवेयर आपने उसको इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा उन्होंने ज्यादा क्रिटिसाइज जहाँ शाकिब को किया, उधर अंपायर्स को भी बहुत क्रिटिसाइज किया। बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये अंपायर्स की मुझे लॉजिक समझ नहीं आई। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने, नॉर्मली हम देखते हैं प्लेयर्स की तरफ से कि अंपायर्स के हवाले से इस तरह के वो अपना ओपिनियन थोड़ा रिजर्व रखते हैं, बट वो बड़े ब्लंट थे। उन्होंने कहा ये कॉमन सेंस की बात थी। उन्होंने इवन जर्नलिस्ट को कहा कि आप मेरी जगह पे और आपका स्ट्रैप टूट जाए तो आपकी लॉजिक या कॉमन सेंस क्या कहती है, ये मैटर ऑफ कॉमन सेंस था। तो अंपायर्स की कॉमन सेंस कहाँ थी, आई डोंट नो। ये इतना क्लियर और ब्लंट उनका जो अंपायर के ऊपर स्टांस था, उसको कैसे देखते हैं? या अंपायर की आपकी नजर में गलती है या वो तो सिर्फ लॉ को फॉलो कर रहे थे? देखिए अंपायर का काम है एक अपील सुनना, और अगर बंदा उसमें आउट होता है तो उसका काम है आउट देना। वो तो दो कप्तानों की डिसीजन है। एक कप्तान जो ऑन फील्ड खड़ा है कि मैंने किस चीज क्लेम, आप वकील हैं जी, आपसे कोई क्लेम करता है कि ये मेरा केस, अदालत ये थोड़ी ये सुनेगा कि जी इसकी लॉजिक बनती है या नहीं बनती, एथिक्स बनते हैं या नहीं बनते। बिल्कुल ऐसे। जब आप लॉ की तरफ चले गए तो फिर तो अंपायर में इमोशंस है ना आप में, वो तो फिर क्लियर है ना कि सिर्फ फॉलो द लॉ। वहां तक जाने के लिए तो साकिब ने मजबूर किया है ना, और उसको ये करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपके सामने एक चीज हो रही है। ठीक है, एक चीज मानता हूं कि अगर कहीं उनकी डेलिब्रेटली उनको वो उस तरफ लेट करा रहे होते कि जी ओवर इनके फील्डर बाहर चले जाएं या फायदा उठाने के लिए, वो तो बेचारा कोई फायदा उठाने नहीं है, मुश्किल में टीम खड़ी है, वो आया है, उसने स्ट्राइप टूट गया है, उसने स्ट्राइप अपना हेलमेट चेंज कराने के लिए बोला है, तो इसमें क्या ऐसी चीज थी कि आप? अच्छा वो एक और भी अंपायर्स ने भी अच्छी चीज ये की कि उन्होंने 2-3 दफा शकीबुल हसन से कहा कि आप इसको अपनी अपील को वापस ले लें। हाँ वापस लेना चाहते हैं कि नहीं, बट ही सेड नो,
आई डोंट वांट टू टेक इट बैक। तो ये जो माइंडसेट था, एक कितना रिजल्ट के आप वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये जो वॉर वाले स्टेट ऑफ माइंड में आ गया I अभी। think this is not morally and ethically Yes. correct. War, okay, अच्छा, within the law, it's good war, but for fans, for cricket lovers, they Spectators. don't want to see this. Yeah. They wanted to see कि मैथ्यूज को बारी दें, उसकी विकेटें उड़ाएं, उसके सर में मारे बॉल, जो मर्जी करे, Exactly, लेकिन बट उसको skill आउट दिखाएं करे। अपना। अच्छा, ये पहले कि भाई आपके टाइम में भी ऑब्वियसली आप भी बहुत क्रिकेट खेले और देखी आपने, ये इसी तरह एक पार्ट है जब बॉलर आके अपने रनअप पे आउट कर देता है, जो दूसरे एंड पे बैटर खड़ा होता है, इसको भी एक किस्म का बहुत बुरा समझा जाता है। तो इट नेवर हैपेंड बिफोर, बट अब रिसेंट पास्ट में 2-3 साल में बड़ा कंसेक्टिव होना शुरू हो गया। हमने देखा हमारे मैच में भी अफगानी प्लेयर ने, फजल फरूकी ने, शादाब बड़ा अच्छा खेल रहा था, आउट कर दिया। वो तो फिर वो ब्रिलियंस हो गई नसीम शाह की, तो हम मैच के वुमेन मैच के अंदर भी देखा, अश्विन ने किया था लास्ट ईयर। अब बड़ा ऑफन नहीं होना शुरू हो गया। वो कहते हैं जी इफ दैट इज विद इन द लिमिट या विद इन द लॉ तो वी विल डू इट। अब वो फिर क्रिटिसाइज भी होता है, लोग बात भी करते हैं, लेकिन बट प्लेयर उसने स्टार्ट कर दिया। उसकी लॉजिक बनती है। अगर आप नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बंदा जो है, आप अब बॉलिंग एक्शन में गए हैं तो आधी पिच में जाके वो खड़ा हो जाए, लेट से आपने सिंगल लेनी, ठीक है, कि अगर बॉल बीट भी हो गया है तो आप डेस्परेटली, यू आर अ मेन बैट्समैन, उधर टेल एंडर है, डेस्परेटली वांटेड टू फेस द बॉल, द नेक्स्ट बॉल। यस, वो बेचारा अभी बॉलर अपने एक्शन में और आप भाग के आधी क्रीज में चले जाएं और बॉल बीट होते ही ज्यादा चांसेस तो कीपर की तरफ ही है ना उसके आउट होने के, तो भाग के वहां खड़ा हो जाए, दूसरा आउट भी हो जाए, टाइम फर्क नहीं पड़ता। ही वांटेड टू फेस लाइक जैसे मैक्सवेल वाली सिचुएशन, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनका जो कप्तान है वो भाग के आधी पिच में खड़ा हो, तो मतलब वहां पे आप एडवांटेज ले रहे। बिल्कुल। इस चीज में तो वो बेचारा कोई एडवांटेज नहीं ले रहा था मैथ्यूज। ऐसे ही वो सही कह रहा है कि लॉजिक परवेल्स। आपकी कोई लॉजिक क्या थी आउट करने की? क्या वो आपको क्या एडवांटेज या आपको क्या डिसएडवांटेज था? आपको सिर्फ ये था कि एक आखिरी इनका जो बैट्समैन इसको तो आउट करो किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से। और आप मैच जीतने की तरफ जाओ। और दूसरा ये कि अगर आपको टाइम आउट का मसला आ रहा था या आपको लगता था टाइम लैप्स हो रहा है, तो आप सिंपली अपना कंसर्न दोनों ऑन फील्ड अंपायर को बताते हैं कि ये जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये हमारी वजह से नहीं हो रहा, इस बैटर की वजह से हो रहा है, तो इसको आप एक्सक्लूड करें। टाइम तो अफेक्ट ही नहीं कर रहा था कहीं। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने फ्यूचर को माइंड में रखते हुए कि एंड में ये सिचुएशन ना आ जाए, तो आप वो पहले ही उनको जरा बता दें। वो ऑब्वियस होता है, वो ऑब्वियस आपको सिचुएशन नजर आ रही होती है, या तो ऐसे होना कि बारिश चलती हुई आ रही है, हाँ ठीक है, डिलेइंग टैक्टिक्स जी, फॉर अ रीजन, फॉर टेकिंग एन एडवांटेज, फिर तो लॉजिक बनती है। टाइम होता है कि वो बारिश आ रही है, आपको पता है कि बादल चलते आ रहे हैं और आप डिले कर रहे हो कि कहीं मैच डिले हो, और ये आप नहीं चाहते कि मैच आप कंटिन्यू ना हो, तो आपके हक में जाता है। तो या हमारा हम ऑलरेडी थोड़ा स्लो ओवर रेट पे चल रहे हैं, ये चीज भी कहीं जो हमारे फील्डर अंदर आ जाए, हाँ, तो फील्डर अंदर आ गया तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो आप उसने डिले किया हमने कई दफा देखा, टांग पकड़ के बंदा लेटा हुआ है, वो 5 मिनट नहीं उठ रहा। मैक्सवेल कितनी दफा लेटा, तो क्या सारे चक्कर में ज्यादा से ज्यादा कितना डिले किया होगा? 30 सेकंड, 45 सेकंड, उतना टाइम तो लगता ही है ना बैट्समैन को वहां से चल के आने का, और 1.5 मिनट में 1 मिनट तो लगता ही लगता है। ऐसे ही उसने 30 सेकंड जो है ना मैच को डिले करके तबाह कर दिया। अच्छा आकिब सर, अगर हम आज की मैच की बात करें तो आपको कौन जीतता दिखाई दे रहा है दोनों टीम्स? बारिश नहीं, बारिश अभी तक तो जिस तरह से लोगों ने डराया हुआ था सबको और पाकिस्तानी को खुश किया हुआ था, अभी टॉस पे तो देखा पिच भी ऐसे चमक रही है, धूप निकली हुई शाइन है, है, धूप निकली हुई, टॉस हो गया है। अब ये 3-4 बजे कुछ मैं देख रहा था, कुछ चांसेस है। वो रमीज भाई भी कह रहे थे शायद पासिंग शार्स हैं प्रेडिक्शन में, तो उस तरह की नहीं है कुछ, स्टिल कंटिन्यूअस थंडर या कोई लंबी टोटल क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर लेट्स सपोज पूरा मैच होता है तो आपके ख्याल में हमारे अगेंस्ट जैसे न्यूजीलैंड ने 400 लगाया था ऑन बोर्ड, आपके ख्याल में क्या टोटल होना चाहिए? देखिए, इसमें अगर वो 50 ओवर पूरे खेल जाते हैं, होता नहीं कोलैप्स हो जाए बीच में, उसके ऊपर अगर आप 50 ओवर पूरे खेलते हैं तो आपका 350 प्लस 300 प्लस 320 30 तो बनने ही बनने। लेकिन ये जितनी फ्लैट विकेट है, ये तो मेरा ख्याल है 350 पे भी शायद आप सिक्योर फील ना करें। हाँ, लेकिन देखिए, वंस यू हैव स्कोर्ड 350 और मधुशंका जिस तरह से अंडर लाइट्स बॉल उसका स्विंग होगा,
तो अर्ली ऑन अगर वो डैमेज कर देता है, 2 विकेटें ही है ना 400 के दरमियान और 350 में, ऊपर से 10 ओवर में 2 विकेटें ही है जी जो कि यहाँ तो नहीं गिरती, लेकिन बॉम्बे में मैच हो तो ये सेकंड बॉलिंग जब आती है तो पहले 10 ओवर बड़े डेंजरस है। जी ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे लेकिन ये ऐसी फ्लैट पिच है कि इसके ऊपर न्यूजीलैंड को इन कंट्रोल रहना चाहिए और उनके बहुत चांसेस है कि वो वही जीतेंगे। बिल्कुल जी। ठीक है। और हमारे पास एक सवाल भी है ताहिर का फ्रॉम फैसलाबाद। जी ताहिर साहब बताइएगा क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ताहिर, मैं फैसलाबाद से हूँ और मेरा आकिब भाई से क्वेश्चन यंगस्टर्स के बारे में है कि वो कुछ अच्छा परफॉर्म करते हैं और तो सोशल मीडिया की वजह से उनको हाइप मिल जाती है, और जैसे वो कुछ इनिंग्स में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते तो साथ ही उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है। वो टैलेंटेड होने के बावजूद माइट भी क्रिटिसिज्म की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते लॉन्ग टाइम के लिए। तो आपका इन यंगस्टर्स को क्या मशवरा है कि वो किस तरह क्रिटिसिज्म को फेस करें और अच्छी परफॉर्मेंस दें? ठीक है ताहिर साहब, आपके सवाल किसका का नाम जवाब उन्होंने लिया था? ये नाम तो मेरा ख्याल है समझ नहीं, यक्सर का शायद कह रहे थे, बाबर का। बाबर का। देखिए हम अपनी एक लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं प्लेयर्स, उनके अपने प्रेशर्स होते हैं। हम ये जो आपस में ये सोशल मीडिया पे कोई आके किसी को गालियां दे देता है, किसी को क्रिटिसाइज कर देता है, तो वो ये समझ रहा है कि ये डायरेक्ट बाबर के दिमाग में ये चीज चली गई है और वो तो अंडर प्रेशर आ तबाह हो जाएगा। गई है बस वो ये तो ये messages से। आप जो कमेंट कर रहे हैं उसकी अपना भोलापन सोच है ना जी। जब आप एक इंटेंसिटी के अंदर ग्राउंड के ऊपर बॉल फेस कर रहे हैं या जो आप बॉलिंग कर रहे हैं तो उसको इनकी बातें याद आती होंगी। नेवर। तो ये कभी इफेक्ट नहीं होता ये और प्लेयर्स के लिए भी ये आप बड़ी ट्रेनिंग होगी। कब की बातें हैं, हमारे ज़माने से हम गंदे अंडे और टमाटर खाने वाले प्लेयर्स हैं। आपको पता होता है कि यार आपने, और अगर आप एक प्लेयर के लिए सबसे बेहतर जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज यू एंड योर परफॉर्मेंस। बिल्कुल आकिब सर आप ठीक कह रहे हैं, मोस्टली क्रिटिसाइज कैप्टन को किया जाता है क्योंकि कैप्टन ही हेड है एक टीम का। अब जब हम ताहिर के सवाल की बात करते हैं तो उन्होंने जेनेरिक बात की कि यंगस्टर्स को मोस्टली बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि सबसे ज्यादा, और फिर मोराल भी उससे डाउन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, ऑफ कोर्स कैप्टन इज आंसर। कैप्टन इज द लाइक इन चार्ज शिप ऑफ द शिप, कैप्टन ऑफ द शिप। और कप्तान ने ही वो टीम बनाई होती है, कप्तान ने उसको लड़ाना है। तो जाहिर है कप्तान क्रेडिट भी तो वही लेता है ना जी। जैसे क्रेडिट भी तो देखे ना, 92 का क्रेडिट हमें तो नहीं मिला। ऐसे ही है। तो ऐसे ही। जिसने क्रेडिट लेना है, चैंपियन ट्रॉफी की बात करते हैं, सरफराज को मिलता है। क्रिटिसिज्म भी तो उसी को मिलना है। बिल्कुल ऐसे। और ये जो ये यंगस्टर्स हैं, इनको बुरा भला ना कहो, उनका मोरल गिर जाएगा। पाकिस्तान से जो बंदा खेलता है जी वो यंगस्टर नहीं होता। क्या When you're मतलब है? representing your country, Oh, you're mature you are enough. mature enough and you're good enough. That's why you're playing. और ये मुझे लगा आप कह रहे हैं उमर सीधा प्लेयर्स हैं हमारे टीम। नहीं, वो बात नहीं है। और क्रिटिसिज्म कब आएगा? You invite criticism. If you don't perform, people will criticize you. एब्सोल्युटली करेक्ट। And बड़ी if you अच्छी बात perform, आपने की, people will praise you. बहुत ही अच्छी बात की, और यही कंक्लूडिंग नोट होगा आज का कि इफ यू परफॉर्म वेल पीपल विल प्रेज यू। अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो डेफिनेटली लोग जब आपसे इतना प्यार करते हैं तो वो आपको क्रिटिसाइज भी करते हैं। इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हो चुका है खत्म। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इरफान साहब से आपकी मुलाकात होगी मिड ब्रेक में और हमसे आपकी मुलाकात होगी वर्ल्ड कप मस्तियां में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।